हेलो एस्पिरेंट्स। आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक होने वाला है हमारा प्रियम्बल। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देख लिया था पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का सेलिएंट फीचर एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम लोग प्रियम्बल देखेंगे जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वी विल गो थ्रू इस पर्टिकुलर टॉपिक से मेंस में काफ़ी बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, प्रीलिम्स में डायरेक्टली जो वर्ड्स हैं प्रियम्बल में, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इनसे क्वेश्चन पूछ देता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पर्टिकुलर टॉपिक हम लोगों के लिए। सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे वो है प्रियम्बल को हम लोग अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो स्टार्ट राइटिंग विथ मी। वी, जो प्रियम्बल का वर्ड्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड आपकी बुक में होना चाहिए। तो व्हाट इज इट? वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैं इसके बाद आप लोगों को एक एक वर्ड को डिफाइन करूंगा। ये पूरी क्लास में ये एक एक वर्ड हम जो पूरा लिखेंगे आज उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and secure to all citizen to secure all citizen liberty of thought, expression, belief, faith and worship। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation। ठीक है। इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैंने इतना मेहनत करके आप लोगों को लिखाया है तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग भी ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को पूरा अपने नोटबुक में लिखे होंगे। अब उसका रीज़न क्या है मेरे लिखने का इस पूरे नोटबुक में आप लोगों को? क्योंकि प्रेम्बल हम पूरा लिखेंगे तब हमको बार बार रिवाइज कर पाएंगे, ऐसे हम प्रेम्बल देखते नहीं हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज प्रियम्बल। तो आपको पता होगा कि प्रियम्बल जो होता है, आप हर बुक को पढ़ते हैं तो उस बुक में होता है एक प्रीफेस।
तो प्रियम्बल भी आप मान के चलिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है। हर एक बुक के पहले में एक पन्ना होता है, जिस पन्ने को आप पढ़ते हैं उस पन्ने को पढ़ के आपको समझ आता है व्हाट आर द कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। आप कभी नॉवेल खरीदने का जाते हैं तो आप देखते हैं नॉवेल के पहले पन्ने में एक शॉर्ट स्टोरी टाइप का या उसका जेनेसिस या उसका जिस्ट जो है वो लिखा होता है। तो यू कैन से दैट कि इट इज द जिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के जितनी आइडियोलॉजी है, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जितने भी आर्टिकल बनाए गए हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं, दीज आर ऑल रिवॉल्व अराउंड दिस पर्टिकुलर प्रियम्बल। तो व्हाट इज प्रियम्बल? तो आप बोल सकते हैं प्रियम्बल इज एनी लॉ और स्टैच्यू एज अ प्रीफेस और इंट्रोडक्शन टू द बुक और कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के पहले का इंट्रोडक्शन हो गया वो। ठीक है, वाई इट इज अटैच्ड, आपके दिमाग में आ रहा होगा वाई इज इट अटैच टू इट। तो इट इज अटैच बिकॉज इट इज रिटन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को या कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज को पढ़ने जाएंगे, एक मैं किसको बोल रहा हूँ, जैसे आप यूपीएससी सीजीपीएससी के एस्पिरेंट नहीं है किसी के, और आपको लॉ का नॉलेज भी नहीं है, अब आप जब जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट आप जब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज दे आर रिटन इन सो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कि वो लॉयर और जो जिनको नॉलेज है विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज वही समझ पाएंगे। तो व्हाट प्रियम्बल शोज अस कि इट इज the possibility how a normal person can understand what are the things inside that particular constitution। उसको पढ़ के उनको समझ आएगा जी हाँ ये सारे लॉज हैं, और ये सारे लॉज जो हैं, ये सारे लॉज इसके बेसिस पे बनाए गए हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज प्रियम्बल, व्हाट इज प्रियम्बल। तो मैं यहाँ पे आपको लिखा रहा हूँ, आप लिखिए, चलिए डिक्टेट कर रहा हूँ। प्रियम्बल इज अटैच्ड टू एनी लॉ और स्टैच्यू एज अ प्रीफेस और एन इंट्रोडक्शन। It is attached because law is written in a technical form or language. Hence, it may be possible for a common citizen to make sense of the provisions of the law or the constitution. Hence, it's attached to explain the aim and purpose of particular law. Even if removed or attached with any law, comma, it does not impact the status of law. It is not necessarily a part of the law. Also, it is not necessary that only the constitution will have preamble, but the laws can also have a preamble। ठीक है, तो इससे क्या समझ आया हम लोगों को कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो बट उसके होने या ना होने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, उससे लॉज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कि उसका जो लॉ है आपका उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा इससे। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं, सोर्सेस क्या हैं, तो हम लोग सोर्स देखते हैं प्रियम्बल का। सोर्सेस, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, टेक्निकल एक एरर आ गया था। चलिए, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ, क्या देखेंगे, सोर्स। तो सोर्स जो है आपका, ये आप देखेंगे सबसे पहले क्या, कहाँ से ये अडॉप्ट हुआ है, फ्रॉम वेयर वी हैव अडॉप्टेड द प्रेम्बल। और दूसरा देखेंगे हमारे इंडिया में क्या उसका कंटेंट जो है, सोर्स तो हमने देख लिया, और कंटेंट जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो जो सोर्स अडॉप्टेड, तो इंडिया ने जो हमारा प्रियम्बल है हमने अडॉप्ट किया है यूएनएचआरसी। क्या है यूएनएचआरसी? क्या है? यूनाइटेड नेशन का एक ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके प्रियम्बल को हमने
उससे अडॉप्ट किया है। और ह्यूमन राइट जो कमीशन है यूएन का, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो अगर हिस्ट्री ऑफ प्रेम्बल हम देखते हैं तो हिस्ट्री ऑफ प्रेम्बल आप बोल सकते हैं कि द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा, वो इट वाज द इनोवेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये पहली बार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने पहली बार प्रेम्बल अटैच किया था किसके साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूएस में हिस्टोरिकली प्रेम्बल का स्टार्ट कहाँ हुआ, यूएस में हुआ। और यूएस ने ही उसको जब पहली बार प्रीफेस लगाया तो उसको नाम दिया प्रेम्बल। और फिर ये पूरे जिस भी कॉन्स्टिट्यूशन में जहां भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनता जा रहा है वहां पे ये फॉलो किया जा रहा है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखना चाहेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्ट्री क्या है प्रेम्बल की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा बना और हमने उसको अडॉप्ट कहाँ से किया, तो यूएन चार्टर से अडॉप्ट किया था, ठीक है। और वो यूएन चार्टर जो था, वो जो खुद क्या था, वो खुद एक उन्होंने अडॉप्ट किया था कहाँ, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो हेंस हमारा प्रेम्बल जो है वो भी हम बोल सकते हैं कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमने अडॉप्ट किया है, ठीक है। अब क्या डिबेट आती है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम लोग कुछ ना इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे और वो 3-4 केसेस हम पढ़ेंगे जो डिबेट अराइज होती है इन जनरल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो सबसे पहला जनरली क्या अराइज होता है, इज preamble, is it a part of constitution or not। ये एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन कब अराइज हुआ, तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ बेरी यूनियन केस। ये एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट में आया कब, 1960 में। और ये क्या क्यों आया था, तो ये आया था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के, इसको और ये बेरी यूनियन केस को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस भी बोला जाता है, क्या, रेफरेंस केस। तो इसमें क्या हुआ, ये ज़्यादा आपको उतना याद नहीं रखना है, ये आर्टिकल 143 के अगेंस्ट में लाया गया। तो इसमें क्या होता है बेरी यूनियन केस में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट, प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलता है, प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्यों बोलते हैं इन लोग, हम लोग ये समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट, क्या टेक लेता है सुप्रीम कोर्ट, ये बोलता है कि जो प्रेम्बल है ये इनोवेशन है कहाँ का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में खुद ये बोला जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके, ये जो प्रेम्बल है उनके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। क्या नहीं है, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए प्रेम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्हीं के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया, हमने यूएस के प्रेसिडेंट को फॉलो किया और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि यस, प्रेम्बल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन because preamble was the innovation of United States and the Supreme Court of United States has given the verdict कि जो preamble है वो पार्ट नहीं है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वही हमने फॉलो किया, वही प्रेसिडेंट्स को, और हमने क्या किया, ये वर्डिक्ट दिया कि हमारा पार्ट नहीं है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे भी देश में प्रेम्बल, ठीक है। तो इसके बाद ये पहला हो गया। फिर केस आता है, अब भाई अब यहां तो बोल दिया गया कि पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर दूसरा केस आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट और इंडियन लॉ, दैट इज केशव आनंद भारती केस। तो केशव आनंद भारती केस जो है 1973 का, इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने पुराने डिसीजन, जो बेरी यूनियन में उन्होंने डिसीजन दिया था कि इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हेल्ड करता है दैट प्रेम्बल इज नॉट। अब ये बोलता है सुप्रीम कोर्ट, नहीं नहीं भाई, प्रेम्बल सिर्फ पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेम्बल तो पार्ट है ही है और वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अपने ही वर्डिक्ट से पूरा 360 डिग्री पलट गए वो केशव आनंद भारती केस में। बेरी यूनियन केस में बोलते हैं वो कि प्रेम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, और केशव आनंद में ये बोल देते हैं सीधा कि सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि लिखिए आप उसको, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स व्यू एंड हेल्ड दैट preamble is not just a part of constitution but also an integral part of constitution। integral मतलब ना ही सिर्फ वो पार्ट है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का, बट वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हटा देने से कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिग्री पूरा 360 डिग्री का चेंज आता है। इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या होता है,
कि इट कंसिस्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली केशव आनंद भारती केस में ही हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि इन चीजों को कभी नहीं छेड़ना है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। और यहाँ पे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट भी किया था, जैसे ये बस आपकी जानकारी के लिए कि हाँ उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की थी कि हमने यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था उसके प्रेसिडेंट को फॉलो किया, वो गलत था। इन केस रीजन क्या दिया था उन्होंने, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस पर्टिकुलर प्रेम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला है, तो हम दूसरे कंट्री के किसी प्रेसिडेंट्स को फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज बिन एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो एक्चुअल में इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाई है, ठीक है। तो यहां तक हो गया ये केस। तो अभी फिलहाल क्या हो गया स्थिति कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ओनली द पार्ट बट ऑल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया आज की स्थिति में क्या है, ठीक। देन अपन देखते हैं सेकंड, इसी से नेक्स्ट केस। अब फिर एक प्रेम्बल के लिए केस आता है, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल को अमेंड कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। कैन वी अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी अमेंड द प्रेम्बल, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो फिर केशवानंद भारती केस 1973 में इसमें सुप्रीम कोर्ट बोलता है, व्हाइल सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड प्रेम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, in this case there was a lack of clarity that whether the preamble as a part can be amended under article 368। ये एक दिक्कत रहती है यहाँ पे, ठीक है। अब उसका रीजन क्या रहता है, जो जुडिशियरी है वो बोलती है कि यूएस में जो प्रेम्बल है, देखिए पहले आपको समझना है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या, देखिए पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। केशव आनंद भारती केस 1973 में क्या बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट accepted preamble as a part of constitution, ठीक है। but in this case there was a lack of clarity that whether the preamble can be amended under article 368, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, रीजन क्या होता है, देखिए जुडिशरी ये बोलती है कि हम आप अमेंडमेंट कर सकते हैं किससे, अंडर आर्टिकल 368, जो आपका प्रेम्बल है उसको। बट ये उन्होंने बोला कि देखिए जैसे यूएस की जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें क्या प्रेम्बल जो है एंड पे अटैच किया गया था, तो ठीक है वो प्रेम्बल डिफरेंट हो सकता है किससे, सॉरी यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेम्बल स्टार्टिंग पे अटैच किया गया था। हमारे केस में उल्टा था कि हमने पहले पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद हमने प्रेम्बल को आखिर में अटैच किया था। तो सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था केशवानंद भारती केस में, यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रेम्बल, बट जो प्रेम्बल में हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसके साथ वो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए कि मेन बॉडी और जो आपका प्रेम्बल है उसमें हार्मनी जो मेंटेन्ड है, कि आप प्रेम्बल पढ़ते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ आ जाता है ये चीजें होंगी कॉन्स्टिट्यूशन में, या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आता है कि प्रेम्बल में ये चीजें होंगी, ये जो हार्मनी मेंटेन्ड है ये हार्मनी हमेशा मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है। तो जो प्रेम्बल है वो कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं दिखना चाहिए, किससे इनकंसिस्टेंट नहीं दिखना चाहिए, एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन से, एक्चुअल लॉ से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसी में यही जब बोला उन्होंने तब हमारे कुछ प्रिंसिपल सोशलिस्ट सेक्युलर जो प्रिंसिपल्स थे और वो एक्चुअल में एडेड नहीं थे किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर इसी में इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने इसको अमेंड करके डाला था, ठीक है। तो ये 73 में आपका ये केस में ये बोला गया था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ ना उसको आप लोग शॉर्ट में लिख लिया करिए, आप लोगों के याददाश्त के लिए अच्छा होगा, ठीक है, याद करने के लिए, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज बेरी बेरी यूनियन केस, ठीक है। अच्छा ये दोनों तो हमने बता दिए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग डील करते हैं किसके, अब वर्ड्स बाय वर्ड्स हम लोग देखेंगे कि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अब क्या देखेंगे, कंटेंट ऑफ
इंडियन प्रियम्बल। सबसे पहला लाइन हम लोगों ने क्या पढ़ा प्रियम्बल में, जो कंटेंट ऑफ प्रियम्बल है हमारा, उसमें पहला लाइन हमने पढ़ा सोर्स ऑफ अथॉरिटी। क्या पढ़ा? सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या हमने बोलते हैं? हम बोला हमने वी द पीपल, वी द पीपल। इसका मतलब क्या है? हमने पहले ही एक वर्ड यूज कर लिया वी, इससे हमको समझ आता है ये प्रियम्बल हमने ही बनाया है। अब वाई से सो, आप बोलेंगे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हम क्यों बोलते हैं, कि हमने तो लिखा नहीं है, आपने तो लिखा नहीं है, ऐसा बोलेंगे आपके आपके पूर्वजों ने तो लिखा नहीं है। तो यार उस टाइम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इलेक्टेड, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर बॉडी थी, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी हमारी, वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लोग रिप्रेजेंट करते थे, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रिप्रेजेंट करते थे, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग रिप्रेजेंट करते थे, और डिफरेंट डिफरेंट रीजन और रिलीजन से वहां पे लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो हमको ये समझ आता है कि जो वी वर्ड है वो एक सुपरफिशियल वर्ड है, बट वो वर्ड हमको डेपिक्ट क्यों कर रहा है कि हम सब पूरे इंडिया को मान रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिप्रेजेंटिंग द इंडिया एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो क्या हो गया आपका सोर्स ऑफ अथॉरिटी? द सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज इंडिया में हमारा, वी हमने जो बोला वो हम खुद हैं। ठीक है, अब नेचर ऑफ स्टेट हम देखेंगे। 4.2 लिखिए, नेचर ऑफ स्टेट। ठीक, तो इसमें आप सबसे पहले हम लोग नेचर में क्या क्या देखा हमने? सोवरेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे वर्ड आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, एक भी वर्ड को स्किप नहीं करना है। सोवरेन का मतलब होता है, एकदम एक लाइन में आपको बता रहा हूं, सोवरेन मीन्स पोजेसिंग सुप्रीम और अल्टीमेट पावर इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ठीक है, इसका मतलब कि सुप्रीम पावर, अगर मेरे बारे में, आपके बारे में, आपके पास पूरा पावर है तो यू आर सोवरेन, वही है यहाँ पे। तो क्या लिखेंगे इसका मतलब? मीन्स लिखिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं हम कि सोवरेन मीन्स पोसेसिंग सुप्रीम और अल्टीमेट पावर। ठीक है, अब इसमें क्या बैकग्राउंड है? तो जो ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस टाइम जो था हमारा, इंडिया जो थी, इंडिया क्या था? इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा आप कि इंडिया जो है एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, और प्री इंडिपेंडेंस टाइम में इंडिया में जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जो हेड किया करते थे इंडिया को, वो जो है आपके किंग, जो है किंग और क्वीन हुआ करते थे ब्रिटेन के, वही जिनको क्या करते थे? अपॉइंट किया करते थे। तो अब सोवरीन वर्ड हमको डालना था, और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि 15 अगस्त 1947 में जब हम आज़ाद हुए, तो 26 जनवरी 1950 तक हमारे देश में गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारे देश में गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे सी राजा गोपालाचार्य जी। अब वो सी राजा गोपालाचार्य जी को भी किसने पर्टिकुलरली वहां पे उस टाइम अपॉइंट किया था? तो जॉर्ज 5 जो किंग थे ब्रिटेन के, उन्होंने ही उनको अपॉइंट किया था। तो इससे हमको क्या मालूम पड़ता है कि इंडिया जो है उस पर्टिकुलर टाइम पे डोमिनियन स्टेटस था, डोमिनियन स्टेटस में था। हम बोलने को आजाद हो गए थे, बट हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट था, गवर्नर जनरल था, उसको अपॉइंट तो किसने किया था? ब्रिटिश किंग ने किया था। तो हमने ये इसीलिए इस वर्ड को डाला सोवरिन का, और हम आज की डेट में ये दिखाते भी हैं कि हम सोवरिन हैं कैसे। जैसे कि हमने अभी, हम आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जब मीटिंग थी, तो वहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो थे, उन्होंने जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि देयर शुड, दे वांट टू टॉक अबाउट द इश्यूज ऑफ कश्मीर। तो हमने, हमारे तरफ से ये जवाब आया था एक्सटर्नल मिनिस्ट्री से वहीं यूनाइटेड नेशन में, कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड नोबडी आउटसाइड द इंडिया हैज द राइट टू टॉक अबाउट इट। तो ये हमको शो करता है आज की डेट में क्या? वी आर सोवरिन। तो अब उस पर्टिकुलर टाइम में ये चीज नहीं थी, तो इसीलिए हमने सोवरिन वर्ड को रखा है। तो आपका क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई इंडिया इज सोवरिन? तो इंडिया इज नो मोर अ कॉलोनी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई इंडिया इज सोवरिन, कि इंडिया इज नो मोर अ कॉलोनी, इंडिया इज नो मोर अ कॉलोनी। सेकेंड आप बोल सकते हैं, वी आर द कंट्री विच विथ हैविंग द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन बोथ इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर। हमको अंदर में हमारे देश के क्या करना है, हमारे देश की फॉरेन पॉलिसीज कैसी होंगी, वो हम अपने देश में खुद ही क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। तो सेकंड पॉइंट सोवरिन क्यों है, मैं वो सारे डिफाइन कर रहा हूं आपको। ठीक है, आज की डेट में वी आर नेशन विथ
right to self determination both in internal as well as external अफेयर्स। ठीक है, ये आपका हो गया। मैंने बताया ना आप लोगों को, इंटरनल एक्सटर्नल के लिए एग्जांपल दिया मैंने कश्मीर वाला। उसमें हमने क्या बोला है, कश्मीर हमारा इंटीग्रल मैटर है, नो एक्सटर्नल पार्टी कैन इन्वॉल्व इन दैट। तो ये आपको इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया। इंडिया हैज फ्रीडम टू मेक पॉलिसीज। आज की डेट में आपको पता होगा, वी हैव द फ्रीडम टू मेक पॉलिसी। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, द नेक्स्ट जो टॉपिक हमको देखना है, सोवरिन हमने समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट। ये सारे वर्ड्स को अटैच किए गए थे, सोवरिन सोशलिस्ट को अमेंड करके डाला गया था। तो देखिए, सोशलिज्म को समझने के लिए पहले आपको कैपिटलिज्म, कम्युनलिज्म, ये सारी चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक कैपिटल मार्केट क्या होता है, जो कैपिटल मार्केट होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है। तो कैपिटलिज्म वो जगह पर्टिकुलर मार्केट को बोला जाता है जहां पे मार्केट बेस्ड सिस्टम होता है। ठीक है, वहां पे आपको ओपन मार्केट होता है, आप जाइए, आप सेल करिए, आप जितना ज्यादा सेल कर पाएंगे, जितना ज्यादा आप वहां मार्केट में प्रेजेंस बना पाएंगे, उतना ज्यादा आप कैपिटलाइज कर पाएंगे अपने आप में। ठीक है, तो ये होता है, इट कैपिटलिज्म पर्टिकुलरली फोकसेस ऑन इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे एम करते हैं कैपिटलिस्ट लोग। जैसे आज की डेट में हम बोलते हैं ना, कैपिटलिज्म इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, मतलब जैसे अंबानी अडानी है। अब इतना मेजर, ऑक्सफैम का एक रिपोर्ट है कि इंडिया में 70% ऑफ द वेल्थ इज विद द टॉप 1% पीपल ऑफ द इंडिया। अब ये रिपोर्ट इतना डरावना है, इसका कहना क्यों है, क्योंकि कैपिटलिज्म शो कर रहा है ना ये। क्योंकि कैपिटलिज्म में मैंने क्या बोला, इंडिविजुअलिज्म होता है, और इंडिविजुअलिज्म किसके लिए वर्क करता है, अपने प्रॉफिट के लिए वर्क करता है। तो कैपिटलिज्म का यही है। वहां इसमें इस पर्टिकुलर टाइप के जो कंट्रीज होते हैं, वहां पे आपको एक तो हाई नंबर ऑफ पुअर पीपल मिलेंगे, और उसके साथ हाई नंबर ऑफ एकदम ही ज्यादा एक्सॉर्बेंट रिच पीपल मिलेंगे। जैसे आप यूएसए देख सकते हैं, आप देखे होंगे यूएसए में कभी मूवीज वूवीज में, तो वहां पे बहुत सारे लोग स्ट्रीट पे रहते हैं, टेंट लगा के स्ट्रीट पे पड़े हुए हैं। और वहीं हम सुनते हैं एलन मस्क और दुनिया के सबसे सारे मार्क जकरबर्ग, एलन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक हैं आपके, सबके सब बिल गेट्स, सारे वहीं पे हैं। तो यू कैन सी द डिफरेंस, जो दो अलग अलग डिफरेंस हैं। उसका रीजन ये है कि दे आर कैपिटलिस्ट, दे आर अर्निंग लाइक एनीथिंग, बट विथ वेयर कि जो कमा रहे हैं वो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के साथ कमा रहे हैं। ठीक है, अब यहीं पे सोशलिज्म में समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो सोशलिज्म में क्या बोला जाता है, कि सोशलिज्म में ये बोला जाता है कि हमारी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं, उनकी हार्मनी के लिए, उनके अच्छाई के लिए कम से कम बेयर मिनिमम फूड, बेयर मिनिमम क्लोथिंग, और बेयर मिनिमम चीजें जो जीने के लिए लगती हैं, फंडामेंटल थिंग्स, दैट शुड बी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। ये होता है सोशलिज्म। हेंस ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देयर वाज कॉल फॉर द सोशलिज्म। क्यों? क्योंकि इट्स मेन आइडियोलॉजी वाज सोसाइटी एज अ होल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम यही हुआ, सोसाइटी एज अ होल इज इंपॉर्टेंट, ये माना गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 लोग कमा रहे हैं तो देश बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है। नहीं भाई, सोसाइटी में हर आदमी को वो बराबर का हिस्सेदारी होती है। ठीक है, तो देयर शुड बी सोसाइटीज ओनरशिप, ये माना जाता है इसमें। तो आप लिख सकते हैं, सोशलिज्म में मैं लिखा रहा हूं हेंस, पहले तो आप कैपिटलिज्म के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो आप कैपिटलिज्म के बारे में भी एक छोटा सा लिख लीजिए, सोशलिज्म के नीचे छोटा सा सब टॉपिक कैपिटलिज्म कर लीजिए, कि आपको याद रहेगा। इट विथ रेस्पेक्ट, कैपिटलिज्म में लिखिए विथ रेस्पेक्ट टू मार्केट बेस्ड सिस्टम। ठीक है, इट्स फोकस वाज ऑन इंडिविजुअलिज्म, दैट इज ब्रैकेट में प्रॉफिट, विच इन वेस्ट लेड टू इनइक्वालिटी। Now you can write about socialism. Hence, during the Industrial Revolution, there was call for socialism. ठीक है, आपको ये समझा रहा हूं मैं, ये आप पूरा पूरे स्टोरी को समझिए पहले डेप्थ में। ठीक है,
तो आपको कनेक्ट होगा। सोशलिज्म एक्चुअली हुआ क्या था कि जो कैपिटलिज्म, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले का टाइम था ना यूएसए में, उस पर्टिकुलर टाइम में कैपिटलिज्म बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा था। तो कंसंट्रेशन ऑफ पैसा किसके पास चला गया, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे उनके पास चला गया पैसा, ठीक है, कंसंट्रेट हो गया। जब कंसंट्रेशन ऑफ पैसा चला गया उनके पास, तो वहाँ इनइक्वालिटी आ गई, मतलब एक स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द पुअर एंड द रिचेस्ट दिखने लगा। ये प्री इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, 1930s के पहले की बात, ठीक है। तो वहां पे जब ये इनइक्वालिटी दिखने लगी तो एक्सप्लॉइटेशन, और देखिए जो कैपिटलिस्ट लोग थे, उनकी इंडस्ट्रीज में वर्क करने वाले वो पुअर पीपल ही थे, तो वहाँ एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा था। और जब भी आपको पता होना चाहिए इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉइटेशन इंक्रीज होता है तो इट टेंड्स टू रिवॉल्ट, तो वहाँ रिवॉल्ट होता है, ठीक है। तो अब रिवॉल्ट होता है, और कैपिटलिस्ट क्या बोलते थे कि कैपिटलिस्ट बोलते थे भाई आपके लिए भी तो मार्केट खुला हुआ है। दे से कि लीगल इक्वालिटी के बारे में बात करते थे कि लीगली तो सबके लिए इक्वालिटी है, हमने किसी को कर्टेल तो नहीं किया, आप भी आइए, आप भी बिजनेस कीजिए और आप भी कमाइए। तो ये रिवॉर्ड जब एंड करता है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम जब की बात आती है, तब क्या होता है आपका यहाँ पे, ये आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म लाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप देखा आपने इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉइटेशन बढ़ चुका था। तो कैपिटलिज्म के टाइम फिर आप लिख सकते हैं कि इसमें आइडियोलॉजी जनरेट होती है कि सबके सब जो लोग आपके रह रहे हैं जिस सोसाइटी में, तो देयर शुड बी सोसाइटीज ओनरशिप, सोसाइटी की ओनरशिप होनी चाहिए हर चीज में जो सोसाइटी के अंदर डेवलप हो रही है या बन रही है। और इसके साथ साथ क्या बोला, नेक्स्ट, सोशलिज्म बिलीव्ड इन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, ठीक है। तो ये क्या होगा, सोशलिज्म सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के बारे में बात करने लगा। अब ये हम लोग सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को समझ लिए हैं। अब हम लोग समझते हैं इंडिया में सोशलिज्म क्या है। तो अब कम्युनलिज्म और इंडियन सोशलिज्म के बारे में बात करते हैं हम लोग। कम्युनलिज्म क्या बोलता है कि हमको कैपिटलिज्म को हटाना है, तो देयर हैव टू बी हैविंग अ रिवॉल्ट, जो कि हुआ पहले, देखा आपने जो स्टोरी मैंने बताई आपको। बट इंडिया में जो हम फॉलो करते हैं वो हम फॉलो करते हैं फैबियन सोशलिज्म, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, नेहरूवियन सोशलिज्म, नेहरू जी का सोशलिज्म, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है हमारे देश में, इसमें क्या होता है कि फैबियन सोशलिज्म में ये बोला जाता है कि यहाँ पे रिवॉल्ट रिवॉल्ट नहीं किया जाएगा। और इसमें क्या बोलते हैं ये कि इसमें गवर्नमेंट जो है वो इंटरमीडिएट का काम करेगी, और जो गरीब लोग हैं और जिनके पास नहीं चीज़ें पहुंच पाती उनके तक हम पीसफुली ट्रांजिशन करेंगे, ग्रेजुअली उनको बढ़ाएंगे, ठीक है, स्पॉन्सर करके। तो इंडियन सोशलिज्म में वही होता है कि हमारा ये कहना है, जैसे आप देखते हैं अलग अलग स्कीम है, मातृ वंदना योजना, मनरेगा, एमजी नरेगा जो बोलते हैं हम लोग, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इन सब पर्टिकुलर मिशन में आप क्या देखते हैं, जो डाउन ट्रोडन पीपल है, ठीक है, जो लोगों के पास इकोनॉमिकली पैसे नहीं हैं, उनको गवर्नमेंट पैसे देने की कोशिश करती है। या फिर आप वो पीएम किसान योजना देखेंगे, जिसमें हर 3 महीने में 2,000 रुपए, 4 महीने में 2,000 रुपए गवर्नमेंट किसानों के खाते में डालती है। वाई दिस पर्टिकुलर स्कीम्स आर देयर इन इंडिया, दिस स्कीम्स आर देयर इन इंडिया, क्यों? क्योंकि हम सोशलिज्म बढ़ाना चाहते हैं। और सोशलिज्म क्या बोलता है कि जो ओनरशिप है वो सबका है पूरे एक पर्टिकुलर देश में, और हमको इक्वलिटी लानी है विथ रिस्पेक्ट टू द इकोनॉमिक एंड सोसाइटी सोशल थिंग्स इन कंट्री। तो उसके लिए मनरेगा के तहत हम क्या उनको काम देते हैं, उनको काम दे के पैसा देते हैं। तो पैसा जब देते हैं हम, तो उनका इकोनॉमिकली वो ग्रो करते हैं, तो ये सोशलिज्म हमको ब्रिंग करता है। इसके साथ जो मातृवंदना योजना में 1,000 रुपए जो मिल रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है, सोशल इक्वलिटी के लिए हैं, सोशलिज्म के लिए है। इसमें आखिरकार पैसा गवर्नमेंट पे कर रही है, वो यूज किसके लिए आ रहा है, लोगों के अप, उनको बढ़ाने में ही यूज आ रहा है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को। तो यही इंडियन सोशलिज्म है, ठीक है। कैपिटलिज्म वाज लाइक कि सिर्फ कमाना है उनको। फिर हमने कम्युनलिज्म समझा कि कम्युनलिज्म में क्या है, कैपिटलिज्म को हटाना है, तो देयर हैव टू हैव अ रिवॉल्ट। बट वो हम नहीं फॉलो करते हैं। हम क्या फॉलो करते हैं, हम फैबियन सोशलिज्म फॉलो करते हैं, जिसमें वी से कि हम स्पॉन्सर करते हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड सोशलिज्म फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इंडियन सोशलिज्म। इसमें पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं, पहला पॉइंट लिखिए
इट इज अ टाइप ऑफ फैबियन सोशलिज्म, फैबियन सोशलिज्म दैट इज, फैबियन सोशलिज्म क्या होता है, स्टेट लेड सोशलिज्म। तो आप लिख सकते हैं दैट इज स्टेट लेड सोशलिज्म। स्टेट हमारे जो पूरे इकोनॉमी इकट्ठा हो रही है चीजें, वो स्टेट डिसाइड करेगी कि किसको क्या कितना मिलना चाहिए, ठीक है, सोशलिज्म। द नेक्स्ट यू कैन राइट इज सेकेंड पॉइंट, सोशलिज्म इन इंडिया स्ट्राइव्स टू अचीव इक्वेलिटी। ठीक है, हमारे देश में क्यों ये सोशलिज्म लाया जाता है, लाया गया था, हमको इक्वेलिटी बनाने के लिए, दो लोगों में इक्वेलिटी हो, एक समानता हो, उसके लिए, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे, एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में अराइज हो रहा होगा, इतना ही आपको सोशलिज्म से जानना है, इसके बाद 2 नंबर में आएगा मैक्सिमम, या फिर आपको प्रीलिम्स में आएगा क्या सोशलिज्म है, तो कंसेप्ट आपने समझ लिया है। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सोशलिज्म जो है वो, यार आप बोल रहे हैं कि हमारे कंट्री में शुरू से होना था, तो हमारे कंट्री में इसको अमेंड करके क्यों लाया गया? सोशलिज्म और सेक्युलर वर्ड ये सब तो अमेंडमेंट के बाद आए हैं, तो हम अमेंड करके ही क्यों लाए इस पर्टिकुलर वर्ड को? तो ये इसका रीज़न ये था कि जब हम लोग 1950 में आज़ाद हुए ना, उस पर्टिकुलर टाइम में यूएसएसआर और जो यूएसए हैं, वो दो अलग अलग फर्स्ट वर्ड सेकेंड वर्ड करके बटे हुए थे, और उस पर्टिकुलर टाइम में दो अलग अलग हिस्से हो रखे थे। क्या हो रखे थे? दुनिया के दो अलग अलग हिस्से हो रखे थे, और कुछ लोग यूएसएसआर के साथ जुड़ रहे थे, कुछ लोग यूएसए के साथ जुड़ रहे थे। उसी पर्टिकुलर टाइम में नेहरू जी जो थे, उन्होंने नाम पॉलिसी लाई थी। क्या पॉलिसी लाई थी? NAM। इसका था नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्या? नॉन अलाइंड मूवमेंट। इनका ये कहना था कि हम किसी भी एक पर्टिकुलर धड़ के साथ, किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ जो लैड कर रहे थे इस पर्टिकुलर टाइम में कोल्ड वॉर को, उनके साथ नहीं जुड़ेंगे। वी आर नॉन अलाइंड टू एनीबडी, वी आर न्यूट्रल विद दिस वॉर। तो अब इस पर्टिकुलर और उस पर्टिकुलर टाइम में जो ये कम्युनलिज्म, जो ये सोशलिज्म का टॉपिक था ना, यूएसएसआर उसको लेड कर रहा था, आप मान सकते हैं। और वो लेड कर रहा था उसको कम्युनलिज्म के थ्रू। जो मैंने बताया ना आपको कि कैपिटलिज्म को हटाना है अगर कम्युनलिज्म के रास्ते से। कैपिटलिज्म दो रास्ते में बढ़ता है, एक कम्युनलिज्म का रास्ता, एक फैबियन सोशलिज्म का रास्ता। अगर कम्युनलिज्म के रास्ते को आप पकड़ते हैं कैपिटलिज्म के थ्रू, तो कम्युनलिज्म के रास्ते में आपको वायलेंट प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, और ये क्या था, हमारे लिए अच्छा नहीं था। और यूएसएसआर यही कर रहा था पूरे देश में, कम्युनलिज्म सोशलिज्म लाने के लिए कम्युनलिज्म का रास्ता अपना रहा था, जो कार्ल मार्क्स का रास्ता था, ठीक है। बट हम जो है हमारे देश में, हमने नेहरूवियन सोशलिज्म, जो कि फैबियन सोशलिज्म है, जो स्टेट लेड सोशलिज्म है, उसमें हम रिवॉल्ट के थ्रू नहीं जाते, हम पॉलिसीज और गवर्नमेंट इंटरवेंशन के थ्रू जाते हैं। तो हमने ये फॉलो किया। अगर हम उस पर्टिकुलर टाइम में सोशलिज्म वर्ड अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल में ऐड करते, तो हमारे प्रेम्बल में वो ऐड होते तक हमको, लोगों को क्या एक मैसेज जाता कि वो सोशलिज्म इज अलाइंड टू द सोशलिज्म ऑफ कम्युनल सोशलिज्म, और हम यूएसएसआर के साथ है करके, यूएसएसआर के आर्मी के साथ है करके, भले हम नहीं होते। तो ये सेंस, ये मैसेज ना जाए करके हमने वो वर्ड उस टाइम नहीं डाला था। बट 1976 में क्यों डाला फिर हमने? क्योंकि हमको उस पर्टिकुलर टाइम में समझ आया कि दुनिया को अब समझ आने लगा है सोशलिज्म की ताकत, सोशलिज्म एज सच है क्या। तब हमने इस वर्ड को डाला, बिकॉज वी वर फॉलोइंग द पॉलिसीज ऑफ सोशलिज्म एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। बैंक नेशनलाइजेशन कर लिखा था हमने 1969 में। हमने 1976 में जब सोशलिज्म ऐड किया, उसके पहले आपको पता होगा 69 में बैंक नेशनलिज्म हुआ, नरसिम्हन कमेटी आई थी। इकोनॉमिक्स में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो इन सब चीजों की वजह से, वैसे ही हमारा जो गवर्नमेंट है वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे काम कर रहा था, तो वी हैव एडेड दिस पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। अब नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा, वो है अपना सेक्युलर। क्या है? सेक्युलर। बहुत डिबेटेबल, छोटा सा रखेंगे इसको डिबेट करने चले जाएं तो खत्म ना हो डिबेट, ऐसा वर्ड है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिलीजन, ठीक है। अब सोशल सेक्युलर क्या बोलता है कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, और इस ये कैसे इम्प्लाई होता है कि बिकॉज वी आर हैविंग राइट टू प्रोफेस, ठीक है, राइट टू प्रोपोगेट आवर रिलीजन, ठीक है, प्रोफेस, प्रोपोगेट, प्रैक्टिस। अगर ये 3 वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अलग अलग आर्टिकल है 25, 26, 27, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलता है कि वी हैव द राइट टू प्रोपोगेट आर रिलीजन, वी हैव द राइट टू प्रोफेस आर रिलीजन, वी हैव द राइट टू प्रैक्टिस आर रिलीजन। तो ये सारे वर्ड घूम फिर के हमको बता रहे हैं कि हमारे देश में वैसे ही सारे कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और सारे कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं, तो वी हैव द सेक्युलर नेचर बिकॉज वी ऑल आर हैविंग दिस पर्टिकुलर 3 फंडामेंटल राइट्स। तो आप लिख सकते हैं इसमें
definition, India as a secular state implies freedom of religion, comma, freedom of practice, comma, freedom to profess, and freedom to propagate their religion irrespective of द रिलीजन दे बिलोंग टू। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अब बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि 1990 का टाइम था। उस पर्टिकुलर टाइम में पूरे दुनिया में ना कम्युनल रिवॉल्ट बहुत ज़्यादा हो रहे थे। ठीक है, क्या हो रहे थे? बहुत ज़्यादा कम्युनल रिवॉल्ट हो रहे थे। अब इंडिया भी छूटा हुआ नहीं था। इंडिया में भी आपको याद होगा कि 1990s के टाइम में काफ़ी कम्युनल रिवॉल्ट हो रहे थे। ठीक है, और उसी पर्टिकुलर टाइम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हमारे जो गवर्नमेंटल बॉडीज़ हैं जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, उस पर्टिकुलर टाइम में उन्होंने काफ़ी लोगों को क्या किया था, जेल्ड किया था, और काफ़ी टर्मोइल हुआ था उस टाइम में। तो जो ये आप डिबेट सुनते हैं ना सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट में कि हमारा देश सेक्युलर नहीं है, ये क्यों नहीं है करके, तो यही सारी चीज़ों की वजह से ये डिबेट होता है कि 1990s का एक डिबेट हो गया आपका, और दो तीन डिबेट और हैं, उसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। आपको सेक्युलरिज्म यहाँ से समझ आ गया होगा, बस इतना ही हमको समझना है सेक्युलरिज्म के बारे में। ठीक है, और सेक्युलरिज्म के बारे में डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना समझ सकते हैं कि हमारा देश सेक्युलर और कैसे है। अगर कोई बोले ना, तो देखिए नई रोशनी योजना है जो वुमेन्स के लिए है हमारे देश में। ठीक है, नई रोशनी योजना, इसके साथ साथ उस्ताद स्कीम आती है हमारे देश में फॉर द अपग्रेडेशन एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। तो ये जो नई दुनिया है, ये उस्ताद है, ये सब माइनॉरिटीज़ की स्कीम है। तो गवर्नमेंट जो है हमारी वो सेक्युलर है, ये हमको दिखता है कि जो बिगेस्ट माइनॉरिटी हमारी कौन सी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके लिए ये उस्ताद, नई रोशनी योजना, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, मौलाना आज़ाद फेलोशिप स्कीम है आपकी। ये सारी जो है आपकी कम्युनिटीज़ इन्हीं कम्युनिटीज़ के लिए है, एंड दिस शोज द सेक्युलर नेचर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, सेक्युलर नेचर ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या टॉपिक है? इसके बाद हमारा फोर्थ टॉपिक हो गया डेमोक्रेटिक। तो मैंने डेमोक्रेटिक तो आप लोगों को पहले लास्ट क्लास में बता ही दिया, डेमो प्लस क्रेटिक वाला सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले हमको आपको ये जानना है डेमोक्रेटिक के बारे में कि डेमोक्रेटिक के बारे में आपको ये जानना है कि एक होता है प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, और दूसरा होता है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, ये सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी जो है ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, वेस्टर्न कंसेप्ट। और ये प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, ये फॉलो करता है डेमोक्रेसी का प्रोसीजर जो इलेक्शन होके होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली आप कहीं देखेंगे तो इंडिया जो है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैसे है, आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। हमारे देश में हमारे देश में आपको डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी कैसे आपको समझ आता है, रिप्रेजेंटेटिव है कि हमारे यहाँ हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन दोनों को हम लोग इलेक्ट करते हैं। कौन इलेक्ट करता है? द पीपल ऑफ कंट्री, पीपल ऑफ कंट्री। और हम क्या बोलते हैं कि जो लॉज बनाए गए हैं, वो लॉज बनाए गए हैं वो हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं, हमारी ही कंट्री में हमने ही वो लॉ बनाए हैं। अब ये डेमोक्रेसी आप कैसे बोल सकते हैं इन चीज़ को कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है? ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस जगह पे आएगी? जहाँ पे हम लोग आप देखेंगे जैसे पंचायत है, ग्राम सभा है। अगर एक ग्राम सभा है, वहाँ किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होना है, तो वहाँ जो डिस्कशन होता है, वहाँ पे डिस्कशन डायरेक्टली पूरी ग्राम सभा को बुलाया जाता है, क्योंकि देयर द पीपल आर लेस, 1,000 से 5,000 लोग हैं, वो पॉसिबल है कि कोरम तक का तो बुलाया ही जा सकता है। बट एज अ कंट्री वी हैव 140 करोड़ पीपल, तो कहीं भी एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें, 10 से 8 लाख लोग होते हैं, तो उनको एक जगह पे एक डिसीजन के लिए बुलाना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे हमारे यहाँ क्या होता है, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आता है, जिसमें हम ये मानते हैं कि हमने उन 10 लाख लोगों ने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना है। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो आपका चुन के गया है कहाँ, लेजिस्लेचर में, लोकसभा में मान के चलिए, वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो आपके ही बात को रख रहा है, क्योंकि वो आपको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ही बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग यूअर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो वो हम ये मान के चलते हैं कि वो आपके ही बातों को बोल रहा है, तो आपकी ही बातें कहीं लोकसभा तक आपके किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पहुंच रही है, तो यहाँ डेमोक्रेसी
बिल्कुल मेंटेन्ड है, वही डेमोक्रेटिक यहाँ पे हम लोग बोलने की बात कर रहे हैं। आप लिख सकते हैं डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिया इज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कॉमा, with a free and fair election system, full stop, with an autonomous election commission। हमारे देश में अलग से एक इलेक्शन कमीशन है जो ऑटोनॉमस बॉडी है, किसी के अंडर नहीं आती। तो ये हमको शो करता है कि हम डेमोक्रेटिक हैं। फिर लिखिए, इंडिया हैज ऑल्सो ट्राइड टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट डेमोक्रेसी एट द लेवल ऑफ ग्राम सभा। यहां तक आपको डेमोक्रेसी के बारे में समझ आ गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज 4.2.5 रिपब्लिक। रिपब्लिक की बात करते हैं हम लोग। रिपब्लिक क्या होता है, आप पहले डेफिनेशन लिखिए फिर समझाता हूं मैं। इन द रिपब्लिक, कॉमा, द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। इट इज अपोज टू मोनार्की, MONARCHY, ठीक है, मोनार्की, एज हेड ऑफ द स्टेट is not elected but on hereditary basis, hereditary basis for a lifetime, hence he is, ब्रैकेट में लिखिए, इलेक्टेड स्लैश इनडायरेक्टली, डायरेक्टली स्लैश इनडायरेक्टली फॉर अ फिक्स टेन्योर। फिर लिखिए, पैराग्राफ चेंज कीजिए, रिपब्लिक इज अ पॉलिटिकल ऑर्डर in which the supreme power lies in the body of citizen. The will of the people is the basis if governance ठीक है। यहां तक रिपब्लिक हमारा हो गया। अब यहां पे आपको रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, जो मैंने पहले बताया आप लोगों को कि रिपब्लिक का मतलब होता है जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट होता है। हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वैसे ही आपके मोनार्क में क्या होते हैं, किंग एंड क्वीन होते हैं, ठीक है, किंग एंड क्वीन। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है आपका, वो किंग एंड क्वीन के बराबर ही है पोस्ट जो है। और लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने बताया ही था, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कैसे इलेक्ट होते हैं, तो उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करते हैं, वोट करके प्रेसिडेंट बनाते हैं। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को वोट कौन करता है, इसको आप पीपल ऑफ इंडिया वोट करके बनाते हैं। तो इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो आप वोट किसके लिए कर रहे हैं, आपके ही रिप्रेजेंटेटिव वोट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो यू आर ऑल्सो हैविंग द स्टेक इन द वोट ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये होता है रिपब्लिक, जहां पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो फिक्स्ड टेन्योर के लिए इलेक्ट होता है, और वो किसके द्वारा, इलेक्शन के द्वारा होता है। बट वहीं मोनार्की जो होती है, जिसको रिपब्लिक नहीं बोला जाता, वहां किंग क्वीन होते हैं और उनकी फैमिली के लोग ही बस। ये खत्म हुए तो इनका बेटा, ये खत्म हुए तो इनका बेटा, ये खत्म हुआ तो इनकी बेटी रही, तो बस ये हो जाए। ये होता है आपका मोनार्की, जो ये आपका ब्रिटेन में यूज होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को रिपब्लिक के बारे में हमने बता दिया है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ना जाएंगे जो आपके आइडियल्स हमने दिए हैं, किसमें, जो आइडियल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। तो सबसे पहला आइडियल क्या है, सोशल। हमने लिखा है, कहाँ लिखा है हमने, देखिए हमारे, इसीलिए मैंने लिखवाया था। देखिए ये हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया, सोवरेन देख लिया, सोशलिस्ट देख लिया, सेक्युलर देख लिया, डेमोक्रेटिक देख लिया, रिपब्लिक देख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे इसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। चलिए, सोशल का मतलब क्या होता है अब ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। सोशल,
सोशल का मतलब हम लोग, आप लोगों को पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 15 एंड 16 हमारे देश में गवर्नमेंट जो हमारी है वो प्रोहिबिट करती है डिस्क्रिमिनेशन विथ एनी वन विथ रेस्पेक्ट टू कास्ट, कम्युनिटी, जेंडर, कलर, सेक्स। तो ये हमारे देश में ये आइडियल्स हमने रखा हुआ है प्रेम्बल में, जो तो दिया है हमने कि देयर शुड बी सोशल इक्वलिटी इन आवर कंट्री। तो आप लिख सकते हैं कि इन इंडिया सोशल जस्टिस हैज बीन प्रेजेंट when the government prohibits डिस्क्रिमिनेशन। किस चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन? हमारे अंडर आर्टिकल 15-16 हमने बोला है कि देयर शुड बी सोशल जस्टिस इन आर कंट्री एंड देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ आप लिखिए बेसिस ऑफ कास्ट। क्या? किसी कास्ट के बेसिस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। कास्ट के बाद क्या होगा आपका? जेंडर। आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, आप उसके तहत आपके कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश में नहीं होना चाहिए। देन कलर, आप गोरे हैं, काले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रेस, आप किस रेस से बिलोंग करते हैं, ट्राइब से हैं, किसी से हैं, आप वो उससे कोई आपका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सेक्स आपका क्या है, उससे कोई चेंज नहीं होना चाहिए। देन रिलीजन, ये जो 5 चीजें हैं इनसे आपको सोशल जस्टिस मिलता है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट आप क्या करता है, इसको प्रोहिबिट करता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इन 5 चीजों के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। और गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 15 एंड 16 आपको पता होगा एफर्मेटिव एक्शंस लेता है, जिसके तहत आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को देयर इज रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड देयर इज रिजर्वेशन इन व्हाट गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। तो ये आपका सोशल जस्टिस दिखाता है हमको। ठीक है। तो ये हो गया पहला वर्ड आपका सोशल। देन द सेकंड इज इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और इसमें आपका आर्टिकल 39 ऑफ बी और 39 ऑफ जो सी है ये बोलता है देयर शुड बी नो देयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो सोशलिज्म शो करता है, एंड देयर शुड बी नो हाई कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ पर्टिकुलर सिंगल मैन। तो ये आपका जो है डीपीएसपी क्या बोलता है अंडर आर्टिकल 39 बी एंड 39 सी, इट एम्स टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी एंड इनकम एंड वेल्थ। और ये क्या ट्राई करता है? इट ट्राइज टू अचीव एंड इट एम्स एट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ये हमारा इकोनॉमिक जस्टिस हमको प्रोवाइड करता है। तो आप लिखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी अंडर आर्टिकल 39 बी, ये हो गया 39 बी, एंड 39 सी एम्स टू रिड्यूस इनइक्वालिटी ऑफ income, wealth, and they try to achieve aim of equitable distribution of resources। ठीक है। अब ये आपको कैसे ये जो आर्टिकल 39 ऑफ सी है, जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे कर रहे हैं हम इकोनॉमिकली? आपको एग्जांपल देता हूं मैं। एमजी नरेगा जो है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसमें आप देख रहे होंगे कि जो रिसोर्सेज है गवर्नमेंट लोगों को प्रोवाइड कर रही है हु आर अनएम्प्लॉयड, एंड दे आर प्रोवाइडिंग व्हाट, दे आर प्रोवाइडिंग द जॉब्स। ठीक है। एंड द एडिक्वेट वेजेस, जिससे उनका घर चल सकता है। तो ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक जस्टिस दिखा रहा है। ठीक। तो नेक्स्ट इज नाउ थर्ड इज पॉलिटिकल जस्टिस। क्या है? पॉलिटिकल। पॉलिटिकल जस्टिस का ये कहना है आपको पॉलिटिकल जस्टिस मतलब है 18 साल की उम्र, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, सबको वोट करने का एक समानता का अधिकार। 18 साल के ऊपर आप किसी भी कास्ट के हो, कम्युनिटी के हो, सेक्स के हो, जेंडर के हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको वोट करने का मौका मिलता है। तो इसमें आप डेफिनेशन सीधा लिख लीजिए, समझ तो आ ही गया होगा। दिस इज व्हाट पॉलिटिकल जस्टिस हमारे देश में है 18 साल के ऊपर। ये हो गया। इसके साथ क्लियर है 25 साल के ऊपर लोकसभा लड़ेंगे आप, 21 साल के ऊपर आप
काउंसलर या वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ सकते हैं, 35 साल के ऊपर आप राज्यसभा का इलेक्शन। तो ये इक्वल है सबके लिए, पॉलिटिकल जस्टिस। किसी के लिए ऐसा नहीं है कि कोई जल्दी लड़ सकता है, कोई रिजर्वेशन नहीं है उस पर, ठीक है। तो आप यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल, इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कितना है? 18 साल। जो 18 साल की उम्र बोलते हैं ना हम लोग वोट करने के लिए, उसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, कॉमा डाल के लिखिए। रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन लाइक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर कुछ सीट्स जो होती हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पीपल के लिए पहले से क्या की गई हैं, वो उनको रिजर्वेशन करके रखा गया है, सो दैट देयर शुड बी पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल इक्वालिटी फॉर देम, हर एक कम्युनिटी वहां हो। एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन एट ऑल 3 लेवल ऑफ पंचायत। और अभी तो ये मोस्ट प्रोबेबली पास हो ही गया है, किसमें? आपके लोकसभा में भी अगले 2029 में जो चुनाव होगा उसमें से रहेगा। तो आप ये सब चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल जस्टिस जो हमने बोला कैसे कैसे मिलेगा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो पीपल है उनके लिए रिजर्वेशन है, तो देयर विल बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज पीपल, क्योंकि उन्हीं के लिए वो रखा गया है। सेकंड आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब कोई भी कम्युनिटी सेक्स कास्ट का आदमी सब एक बराबर 18 के ऊपर वोट करेंगे। इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है हमारे देश में। अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है तो हमारे चुनाव जो है, इलेक्शन जो है वो पॉलिटिकली करेक्ट होंगे। इसके साथ थर्ड क्या, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत एंड इन लोकसभा नाउ। तो इससे हमको और क्या दिखता है, देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड जस्टिस विद रिस्पेक्ट टू द बोथ द मैन एंड वुमेन्स, ठीक है। तो ये आपका पॉलिटिकल जस्टिस हो गया, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज आपका हो गया लिबर्टी। लिबर्टी क्या है? फंडामेंटल राइट में आपको मिलता है एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। ये इसमें आप कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है कि ये जो आपका है, ये जो आपका पूरा है अंडर आर्टिकल 25-26 आपको लिबर्टी देती है गवर्नमेंट। क्या? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी देता है कि आप कोई भी कम्युनिटी से हो, कोई भी रिलीजन से हो, आप अपने आप प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, आप, ठीक है। आप वर्शिप कर सकते हैं, अपनी बिलीफ को बता सकते हैं, थॉट एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो आपको लिबर्टी वर्ड आपका वहाँ जस्टिफाई होता है फंडामेंटल राइट से। देन द नेक्स्ट इज 4.3.3 लिख सकते हैं आप, इक्वेलिटी। इक्वेलिटी कहाँ से शो होता है? इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 14 से लेके 17 आप देखेंगे, देयर इज इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी। जॉब्स में रिजर्वेशन है आपके, जॉब्स के साथ साथ और किस में रिजर्वेशन है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन है। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट बोलता है। तो ये सारी चीजें जो आप लिखते जाइए ये सब, ठीक है। आर्टिकल 14 से पूरा 18 तक का जो स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये आपका इक्वेलिटी शो करता है, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट वर्ड दैट इज 4.3.4 फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी क्या मतलब, क्या होता है? ब्रदरहुड। तो अंडर आर्टिकल 51 ऑफ ए, आर्टिकल 51 ऑफ ए क्या है हमारा? फंडामेंटल ड्यूटी है। तो फ्रेटर्निटी का मतलब उसमें बताया गया है क्या? ब्रदरहुड, ठीक है। अंडर आर्टिकल 51 ऑफ ए दैट इज इन फंडामेंटल ड्यूटीज, इट सेज ब्रदरहुड, ठीक है। इस ये हमारा गोल क्या है कि हमारे देश में सब एक दूसरे के साथ मिलके रहें, सब भाईचारे से रहें, एक साथ बढ़ें, ये हमारे देश का गोल है, ठीक है। ये एक हमारे कॉमन सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, एक फीलिंग ऑफ बीइंग इंडियन एंड इंडियननेस हमारे अंदर होना चाहिए। ब्रदरहुड रहेगा, हम कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से मिजोरम तक, मणिपुर तक, हम सब एक हैं, एक देश है, एक सिटीजनशिप है, एक ही लोग हैं, और वो ब्रदरहुड हमको बढ़ाना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने पूरा का पूरा प्रेम्बल को देखने की कोशिश की है, जो कि आज हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इन क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है तो आप लोग टेलीग्राम में मेरे को डीएम कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, रिविजन करते रहिए, और क्लासेस रिलीजियसली करते रहिए आगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में गाइस। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।